मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम आज देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भौतिक विज्ञान पैट के एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो पैट को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं। और पैट में हम जानते हैं कि बेसिक फिजिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए मैं इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा हार्ड भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस को नहीं डाल रहा हूँ। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं पैट में। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगे यार ये तो बहुत आसान है, तो हाँ, बेसिक फिजिक्स में जो आता है वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने लेक्चर को मैं आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन जो देखता हूँ, ये है हमारा निम्न में ताप का मात्रक नहीं है। तो डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ताप का मात्रक होता है, हम लोग जानते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड लिखा भी देखा होगा, जो हमारे थर्मामीटर वगैरह होते हैं उसमें लिखा रहता है। केल्विन को हम के से डोनेट करते हैं, ठीक है, डिग्री केल्विन। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री एफ से। यहाँ पे कैंडेला जो है ये हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ये हमारा ताप का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये कैंडेला हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आवृत्ति का मात्रक है, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो हर्ट्ज है, दूसरा हमारा न्यूटन है, तीसरा वाट है, चौथा वाट सेकेंड है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें हर्ट्ज, तो हम लोग जानते हैं कि ये आवृत्ति का मात्रक होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन हमारा बल का मात्रक है, वॉट हमारा शक्ति का मात्रक है, वॉट सेकेंड हमारा ऊर्जा का मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हम बात करें एक पारसेक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि एक पारसेक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, जो बल है हमारा उसका सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है ये हमें बताना है। न्यूटन भी हमारा बल का मात्रक है, लेकिन जो ये न्यूटन है ये हमारा एसआई पद्धति में होता है। किस पद्धति में होता है? एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है। तो सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में डाइन हमारा सही आंसर है। जूल हम लोग जानते हैं कि जूल जो है वो कार्य का मात्रक होता है, और अर्ग भी हमारा ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक ये सेम होते हैं। जूल जो है वो कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का मात्रक भी होता है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक हमने देख ही लिया क्या होता है, तो डाइन इसका सही आंसर है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है जूल, दूसरा अर्ग, तीसरा वाट, चौथा न्यूटन। तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें, जूल भी हमारा कार्य का मात्रक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया सीजीएस पद्धति में, और जो जूल है ये हमारा एसआई पद्धति में मात्रक होता है कार्य का। ठीक है, और अर्ग जो हमारा जो है वो होता है हमारा सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो अर्ग हो जाएगा। अदिश राशि निम्न में से है। अदिश राशि की अगर हम बात करें तो अधिक राशि वो राशियां होती हैं जिसमें परिमाण तो होता है, क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन हमारे पास दिशा नहीं होती। तो ये हमारे पास जो होता है वो हमारे पास अदिश राशि कहलाती है। अगर यहाँ पे हम देखें वेग की बात करें तो वेग हमारे पास जो है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। हमारे पास इसमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी हमारे पास क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे आयतन हमारे पास अदिश राशि है और बल भी हमारे पास एक सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा वो थर्ड पार्ट हो जाएगा। और अदिश राशि हमारे पास कौन सी है? आयतन हमारे पास एक अदिश राशि है। उसके बाद निम्न में त्वरण का मात्रक कौन नहीं है? ठीक है, तो जो हमारे पास त्वरण निकलता है ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम।
वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये जो वेलोसिटी होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमारे पास जो निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा डी अपॉन टी स्क्वायर। तो जो डी होगा ये हमारे पास लंबाई होगी, ये हमारे पास लंबाई होगी, और यहाँ पे टी हमारे पास क्या होगा? समय होगा। तो ऊपर जो होना चाहिए वो लंबाई केवल एक होनी चाहिए और समय जो है वो समय स्क्वायर में होना चाहिए। तो वो सारे के सारे मात्रक जिसमें ये आ रहा होगा वो हमारे पास त्वरण का मात्रक होगा। तो हम देखेंगे इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर ऊपर लंबाई आ रही है और सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारे पास त्वरण का मात्रक है। ठीक है, ये हमारे पास त्वरण का मात्रक है। किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर, तो ऊपर लंबाई आ रही है और नीचे समय आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये भी हमारा त्वरण का मात्रक है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो इसमें लंबाई तो आ रही है और नीचे समय भी आ रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा त्वरण का मात्रक नहीं है। इसीलिए चौथा ऑप्शन हम देखेंगे तो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, ये भी हमारे पास त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो केवल थर्ड ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वृत्तीय गति में केंद्र की ओर लगने वाला बल का सूत्र है क्या है। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु है जो कि इस तरह से घूम रही हो, केंद्र की तरफ चक्कर लगा रही हो, तो हर चक्कर लगाने पर उसमें क्या होता है कि केंद्र की तरफ एक बल काम करता है। ठीक है, अगर कोई रस्सी बांध के इस तरह से इस पार्टिकल को यूं घुमाए तो इस रस्सी में एक टेंशन आएगा जो F जिसे अगर हम बोल दें, तो अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी और ये r रेडियस में घूम रहा होगा तो इसमें लगने वाला बल जो होगा वो F बराबर mv स्क्वायर बाई r के बराबर होता है। जो हमारे पास बल निकलता है वो F बराबर mv स्क्वायर बाई r के बराबर आता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो UPSSC के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, पहला ऑप्शन दिख रहा है mv स्क्वायर बाई r, और दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है F बराबर mv बाई r, तीसरा ऑप्शन mv अपॉन r स्क्वायर, F बराबर mv r। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा पहला ऑप्शन है यही हमारा एक राइट आंसर है। ठीक है, F बराबर mv स्क्वायर बाई r। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें संवेग की, तो संवेग बराबर जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv। ठीक है, तो हमें पता है इसका पहला आंसर सही होगा, P बराबर mv, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, बल द्रव्यमान त्वरण में सही संबंध है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा था उसमें हमने बल द्रव्यमान और त्वरण में एक संबंध भी निकाला था। ठीक है, जिसे हमने जड़त्व का नियम भी बोला था। तो ये जो नियम था ये था F बराबर ma, यानी कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो पहला ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें सरल मशीन का उदाहरण है तो सरल मशीनें वो मशीनें होती हैं जो हमारे कार्य को आसान करें। आसान करने वाली वो सारी मशीनें जो हमारे नॉर्मल काम को जो आसान कर देती हैं वो सारी की सारी हमारी सरल मशीनें कहलाती हैं। अगर यहाँ हम देखें तो उत्तोलक हमारे पास बहुत ही अच्छा सरल मशीन का उदाहरण होता है। घिरनी हम जानते हैं कि अगर कोई कुआं होता था तो उसमें इस तरह से घिरनी लगी होती थी और हम रस्सी बांध करके यहाँ से बाल्टी को खींचते थे। तो ये घिरनी जो होती थी ये भी हमारे काम को क्या करती थी? आसान करती थी। ये भी एक क्या थी? सरल मशीन का उदाहरण थी। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास है आनत तल। आनत तल भी एक क्या है? सरल मशीन का उदाहरण है। कैसे है कि अगर इस आनत तल पे कोई ड्रम अगर रखा हुआ हो या कोई पहिया, गोल पहिया रखा हुआ हो और वो उसे केवल छोड़ दो आप,
छोड़ने के बाद क्या होगा, ये एक कांस्टेंट धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, शून्य से कुछ बढ़ जाएगी और ये आसानी से क्या होगा, बिना किसी बल, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ये नीचे उतरने लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा और हमारा काम भी हो गया। तो सरल मशीन एक्चुअली में यही करती है, यानी कि सरल मशीन का उदाहरण है। अब हमें इसका आंसर पता चल गया होगा। ये जो सभी दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सरल मशीन के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो हम लोगों ने लेक्चर में देखा भी है कि आलम्ब किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से किसके बीच में होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ये सब हम समझ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो है वो हमारे पास हैंडपंप हो जाएगा। हैंडपंप हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आपको ये उत्तोलक सही से समझ में नहीं आए हैं तो हमारे वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, जो हमारा उस पर लिखा हुआ है कि सरल मशीनें करके एक थोड़ा सा पड़ा होगा, उस पर आप जा कर के देखेंगे तो आपको उत्तोलक समझ में आएंगे कि उत्तोलक क्या है। ठीक है, तो हैंडपंप हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हमारे पास क्या हो जाएगा, सरौता। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये श्रोता हो गया, एक्चुअली में यहाँ पे सरौता होना चाहिए, सरौता। ठीक है, जो पान में सुपारी उपारी रखी जाती है तो उसे काटने के काम में आता है सरौता। तो ये हमारे पास क्या है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता। ठीक है, कार्य का सूत्र है, तो निम्न में से कार्य का क्या सूत्र है, तो हमें पता है W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ये हमारे पास कार्य होता है। ठीक है, इसे हम आगे लेक्चर में भी इसे हम देखेंगे कि कार्य, बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हमारे पास कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। शक्ति की बात करें तो शक्ति हमारे पास जो इसमें यूनिट है, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है जूल, दूसरा वाट, तीसरा वाट सेकेंड, चौथा किलोवाट घंटा। तो अगर हम बात करें पावर की, पावर होता है कार्य बटे समय, ये हमारे पास शक्ति होती है। अगर हम शक्ति की बात करें तो जूल जो होता है ये हमारा कार्य का मात्रक है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, वाट की बात करें तो हम जानते हैं कि शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। वाट सेकेंड जो होता है ये हमारे पास कार्य का मात्रक होता है, और किलोवाट घंटा ये भी हमारे पास क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि जो शक्ति है उसका मात्रक क्या होगा, वाट। एक अश्व शक्ति में वाट होते हैं। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, एक हॉर्स पावर जो होता है हमारा वो 746 वॉट के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है जूल, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकेंड, ये वाट लग गया है तो यहाँ पे आप वाट कर लो। ठीक है, वाट सेकेंड ये भी एक ऊर्जा का मात्रक है, और यहाँ पे भी वाट होगा। ठीक है, और ये वाट घंटा ये भी ऊर्जा का मात्रक है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो वाट ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देखा था, ये हमारे पास काय का मात्रक है, ये हमारे पास पावर का मात्रक है, यानी कि शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन नहीं ऐसा करता। माइक्रोफोन हमारा क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को, ये हमारा माइक्रोफोन जो होता है ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार जो होता है ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो सितार ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर आप देखें तो इन सभी के ऑप्शन लगभग लगभग बराबर दिखाई दे रहे हैं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये लगभग सभी में कॉमन है। लेकिन अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पे सभी की बदली हुई नज़र आ रही है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के नियम पे जाएं तो F बराबर G m1m2/r² होता है। यहाँ से अगर हम G का मान निकालें तो हमारे पास निकलेगा F r²/m1m2 और F का मात्रक हमें पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। F के मात्रक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और अगर R की बात करें तो R का मात्रक हमारे पास क्या होता है, लंबाई यानी कि मीटर। और m1 m2 हमारे पास kg होता है। तो kg और kg अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये kg² हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट बनेगी G की वो न्यूटन मीटर kg² बनेगी। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², तो ये गलत है। न्यूटन मीटर पर kg², तो ये हम देख पा रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास सही लिखा हुआ है। बाकी न्यूटन मीटर kg लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg लिखा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही ऑप्शन है। केपलर के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो अगर हम केपलर के नियम की बात करें तो केपलर के प्रथम नियम को हमने जब समझा था तो हमने जाना था कि केपलर ने बताया है जो हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घाकार वृत्त में चक्कर लगाते हैं। किस में चक्कर लगाते हैं, दीर्घाकार वृत्त में, ठीक है। तो ये बस इतना ही पूछ रहा है कि भाई बताओ कि जो केपलर के अनुसार प्रथम नियम है ग्रह सूर्य के चारों ओर काहे पे चक्कर लगाते हैं। तो वृत्ताकार पथ ये भी गलत है, वर्गाकार पथ ये भी गलत है, दीर्घ वृत्ताकार पथ, ठीक है, तो ये एकदम सही आंसर है। और परवलयाकार पथ ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। केपलर के द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो केपलर का जो द्वितीय नियम था वो मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि केपलर का द्वितीय नियम किस तरह से वर्क करता है, और मैंने बताया था कि किससे संबंधित भी है। तो हमारे पास केपलर का द्वितीय नियम जो होता है वो क्षेत्रीय गति से संबंधित होता है, ठीक है। बाकी रेखीय गति, वृत्तीय गति, टेढ़ी मेढ़ी गति ये सारे ऑप्शन गलत हैं। केवल क्षेत्रीय गति हमें ध्यान रखना है, एरियल वेलोसिटी जो होती है इसकी उस पर ध्यान देना है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी इसकी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, ठीक है। केपलर का तृतीय नियम जो है हमारा, यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है इसको हटा के टी बराबर एक कांस्टेंट रख दिया गया है सी, और टी और आर में हमें संबंध बताना है, ठीक है। अब टी और आर तो सब में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमें पावर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे टी² r³ दिए रखा हो वही इसका सही आंसर है। जो हमारे पास केपलर का तृतीय नियम था उसमें हमने बताया था कि जो टाइम होता है, जो पूरा समय लगता है, वो टी² और उसकी औसत दूरी होती है उसके r³ के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो हमने पढ़ा था टी² इज प्रोपोर्शनल टू r³ पढ़ा था। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो टी² बराबर CR³ हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड पार्ट हमारा सही ऑप्शन है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग होता है, पृथ्वी तल पर पलायन वेग जो होता है वो हमें बताना है। 11.2 जो इसकी वैल्यू दे रखी है ये सभी में बराबर दे रखी है। मेन चीज़ है यूनिट, ठीक है। तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो किलोमीटर
पर सेकेंड इसकी सही यूनिट आती है जो पलायन वेग निकलता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एकदम सही है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम निकलता था वो बल और m1 m2 में संबंध एक बताता था, तो वो संबंध क्या है, उस संबंध को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वही संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण के, जब हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनेगा वो ये सेकेंड पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें दाब का मात्रक निम्न में नहीं है, तो ये जो नहीं वाले ऑप्शन होते हैं ना, इनके गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो बारीकी बनाए रखें और फिर क्वेश्चन को आगे समझें। तो दाब का जो मात्रक होता है वो हमारे पास P बराबर F अपॉन एरिया, ठीक है, या F बराबर PA भी बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये तो दाब का मात्रक हो जाएगा। पास्कल भी हम जानते हैं दाब का मात्रक है, और बार भी हमारे पास क्या है, दाब का मात्रक है। तो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10⁵ बार के बराबर आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास न्यूटन मीटर, तो ये इसका दाब का मात्रक नहीं है। तो अक्सर गलती लोग ये कर देते हैं कि देखते हैं भाई पास्कल भी दाब का मात्रक है, बार भी दाब का मात्रक है, इनमें से कोई ऑप्शन नज़र आया तो फटाक से वही टिक मार दिया कि भाई सेकंड पार्ट आंसर होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, UPSSC में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसी गलती होती है, तो ऐसी गलती को ना करें। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये 10⁵ के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक पास्कल जो होता है वो 10⁵ बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ आप कह सकते हो। यहाँ पे एक पास्कल कितने बार के बराबर होगा, एक पास्कल कितने बार के बराबर होगा, तो ये 10⁵ आ जाएगा। ठीक है, वरना 10⁻⁻5 चला जाएगा। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो हम बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, जल में दाब का मात्रक है, तो जल में दाब का जो मात्रक होता है P बराबर DGH होता है, ये उसका घनत्व होता है, जल का घनत्व होता है, डेंसिटी बोलते हैं। ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये H हमारे पास गहराई होती है। ठीक है, तो P बराबर DGH हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है, तो P बराबर DGH ये हमारे पास पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यही हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश क्या दर्शाता है, प्रकाश में डुअल नेचर होता है, प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, ये हम देख चुके हैं। प्रकाश में क्या होता है, दोहरी प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति। ठीक है, तो ये दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, जिसमें हम क्या होता है, कणिक और तरंग दोनों ही मिलती हैं हमें, कणिक और तरंग दोनों ही प्रकृतियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास थर्ड पार्ट हो जाएगा, कणिक तरंग दोनों प्रकृतियां देखने को मिलती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, कुर्सी में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, और मेज में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता।
तो अगर हम इस हिसाब से देखें, हमारा जो आंसर बनता है वो सेकंड पार्ट बनता है सूर्य। तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं सूर्य। ठीक है। 40 डिग्री पर झुके दर्पण ओके प्रतिबिंब की संख्या होगी यदि दर्पण समद्विभाजक पर होना, या समद्विभाजक होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ये 40 डिग्री दे रखा है, जो हमारे पास n निकलेगा वो निकलेगा 360/40। जो हमारे पास n, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि n बराबर 360/θ जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो n की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 9 निकल के आएगी। और ये किस पे रखा है, समद्विभाजक पर ना हो। अगर समद्विभाजक पर ना हो तो n बराबर 9 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ये समद्विभाजक पर होता तो हमारे पास जो मान निकला था उसमें से हम एक माइनस कर देते, तो 9 - 1 हमारा आंसर होता। तो इस हिसाब से ये समद्विभाजक पर नहीं है, तो हमारा क्या आंसर होगा, 9 ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो समद्विभाजक पर ना हो, इसके लिए 360/θ हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 9 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समद्विभाजक पर होता तो 360/θ - 1 करते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो थर्ड पार्ट हमारा आंसर बनेगा, फर्स्ट पार्ट हमारा आंसर बनेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्नेल का नियम यहाँ पे पूछा गया है कि स्नेल का नियम क्या होता है, तो अगर कोई भी अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के बाद अगर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है और इसका जो अपवर्तनांक है वो n1 है और इसका अपवर्तनांक n2 है, तो n1/n2 बराबर होता है इस माध्यम में बना कोण r और इस माध्यम में बना कोण I और r ले लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे इसे I ले लो और इसे r ले लो, तो ये हो जाएगा sin I/sin r। ठीक है, तो sin I/sin r हो जाएगा। तो n1/n2 जो होता है ये म्यू के बराबर होता है। म्यू हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक होता है n1 और n2 का। ठीक है, तो ये n1 का अपवर्तनांक होता है n2 के सापेक्ष। तो म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो म्यू बराबर जो निकल के आएगा sin I/sin r, sin I/sin r, ये निकल के आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है मिलेगा n बराबर sin I/sin r। यहाँ पे पहला पार्ट हमारे पास सही हो जाएगा। निम्न में जल के सापेक्ष सघन माध्यम है। ठीक है, तो निर्वात हमारा जल के सापेक्ष सघन माध्यम है, वायु भी हमारा सघन माध्यम है, जल के सापेक्ष सघन माध्यम है, तो निर्वात हमारा जो है वो विरल माध्यम है और वायु भी हमारा विरल माध्यम है। लेकिन सीसा अगर हम देखें तो शीशे के जो कण होते हैं वो आपस में बहुत पास पास होते हैं और ये एक ठोस होता है, और जबकि जल हमारे पास द्रव है। ठीक है, तो शीशे का जो अपवर्तनांक होता है वो जल के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सघन माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक व सबसे कम किस रंग का होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक व सबसे कम जो होता है वो हमारे पास, अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसीलिए आसमान जब हम देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बैंगनी और लाल हो जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी PDF मैं आप लोगों को दे दूँगा और क्वेश्चन सभी आप एक बार अपनी तरफ से इनको करें और करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कि क्या है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, UPSSC के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें एक बार खुद से और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए कमेंट करें कि और क्या क्या आप चाहते हैं। धन्यवाद।